Good morning, guys. Hope you all are doing nice. Today we are going to start with strength of material. Strength of material or mechanics of solid or mechanics of material is considered as the backbone of civil and mechanical engineers. If I am going to talk about civil engineers, then the subsequent subjects like theory of structures, design of reinforced cement concrete, design of steel structures, and moreover geotechnical engineering and foundation engineering is based on strength of material. So all the core subjects of civil engineering is dependent upon strength of material. So if a student want to learn the core subjects of civil engineering in crystal clear manner, then the concept of strength of material must be clear for him or her. इसीलिए आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू करने जा रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले डील करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लोड और फोर्स इट चेंजेज इट्स शेप एंड साइज, देन द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। If body does not undergo any change in shape and size when it is subjected to force or load, then it is called as rigid body. तो जब भी हम किसी बॉडी में लोड या फोर्स लगाते हैं और अगर उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। वहीं पे अगर हम लोग किसी बॉडी पे लोड और फोर्स लगाते हैं और उसके शेप और साइज में कोई चेंज ना हो तो उसको हम लोग कह देंगे रिजिड बॉडी। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली जितने भी बॉडीज हैं वो सारे कैसे हैं, वो सारे डिफॉर्मेबल बॉडी हैं। रिजिड बॉडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा पहला पार्ट हमको आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस को प्रेशर के साथ कन्फ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में या मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस बताते नहीं हैं, जिसके वजह से आपको ये हमेशा डायलेमा रहता है कि स्ट्रेस और प्रेशर तो सेम ही है। मैं यहाँ पे एक आपका थिन सा चीज़ बताऊंगा, एक थिन सा डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, और वो ये है कि प्रेशर से हम लोग जब डील करते हैं तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, जबकि स्ट्रेसेस से हम लोग जब डील करते हैं तो हम लोग इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस वो हैं जो बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, और इंटरनल फोर्सेस क्या है? इंटरनल फोर्सेस उस बॉडी का रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल फोर्सेस को, जो वो रेसिस्टेंस देता है। तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है? स्ट्रेस हमारा होता है इंटरनल फोर्स बाई एरिया। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। स्ट्रेसेस आर जनरेटेड एज ए रेसिस्टेंस टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस और एज ए रिजल्ट ऑफ रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब दो टाइप के स्ट्रेसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। वो है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस और ट्रू स्ट्रेसेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो वो हमारा होता है लोड बाई ओरिजिनल एरिया, जबकि अगर ट्रू स्ट्रेस का कोई फॉर्मूला पूछे तो वो होता है लोड बाई एक्चुअल एरिया। तो ये दोनों चीज़ों का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस हमारा होता है लोड बाई ओरिजिनल एरिया, जबकि ट्रू स्ट्रेस हमारा होता है लोड बाई एक्चुअल एरिया। अब एक्चुअल एरिया और ओरिजिनल एरिया में भी कोई रिलेशन है, तो एक्चुअल एरिया हमारा होता है ओरिजिनल एरिया प्लस माइनस डेल्टा। तो प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लोडिंग लगाते हो। अगर आप प्लस लगाते हो तो कंप्रेशन अगर लगाते हो तो प्लस होगा, और अगर टेंशन लगाते हो तो माइनस होगा। तो स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रेस हमारा होता है इंटरनल फोर्सेस बाई एरिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमारा होता है लोड बाई ओरिजिनल एरिया, जबकि ट्रू स्ट्रेस हमारा होता है लोड बाई एक्चुअल एरिया, और एक्चुअल एरिया हमारा होता है ओरिजिनल एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, प्लस हमारा होता है जब कंप्रेशन फोर्स लगा हो, और माइनस जब हमारा होता है जब टेंशन फोर्स लगा हो। तो स्ट्रेसेस का यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में स्ट्रेसेस हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक हमारा होता है शियरिंग स्ट्रेस। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा पहला जो होता है वो बेंडिंग या फ्लेक्चरल स्ट्रेस होता है, दूसरा हमारा बियरिंग स्ट्रेस होता है, और तीसरा हमारा एक्सियल स्ट्रेस होता है। जबकि शियरिंग स्ट्रेस की अगर बात करें तो शियरिंग स्ट्रेस का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अगर इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस को आगे चल के देखें तो टेंशन या कंप्रेशन के वजह से हमारा जनरेट हो सकता है, या टॉर्सन के वजह से जनरेट हो सकता है। इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंडिंग या फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। तो बॉडी जब हमारा सब्जेक्टेड होता है बेंडिंग मोमेंट से, तो उससे जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग या फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे बेंडिंग कंप्रेशन या बेंडिंग टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, अगला हम लोग अगर बात करें तो अगला हम लोग का जो है वो है हमारा बियरिंग स्ट्रेसेस। तो बियरिंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेसेस हमारा वो स्ट्रेस है जब दो डिफरेंट मटेरियल्स सब्जेक्टेड हो एक दूसरे से कंप्रेशन फोर्सेस के द्वारा। तो ये हमारा बियरिंग स्ट्रेस में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये हमेशा दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में लगता है और ये कंप्रेशन स्ट्रेस का ही एक स्पेशल केस है। अगला हम लोग बात करेंगे एक्सियल स्ट्रेसेस के बारे में। तो एक्सियल स्ट्रेसेस जब हमारा लोड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, तो जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उसको हम लोग एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब होता है एलोंग द लेंथ। एलोंग द लेंथ अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो जो स्ट्रेस आता है वो हमारा होता है एक्सियल स्ट्रेस। अब इस शियरिंग स्ट्रेस में हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा जनरेट होता है टेंशन या कंप्रेशन के वजह से या टॉर्सन के वजह से। इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इक्वलिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस। तो देखिए, इक्वलिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस में आपसे क्वेश्चन आएगा कि शियर स्ट्रेस जो हमारे एडजेसेंट और परपेंडिकुलर फेसेस पे होते हैं वो हमारा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और वो ऐसे होते हैं कि देखिए ये स्ट्रेस इधर आ रहा है, ये वाला स्ट्रेस, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो स्ट्रेस है वो इधर की तरफ आ रहा है और ये वाला स्ट्रेस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो ये लाइन है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो स्ट्रेसेस होते हैं या हमारे जो शियर स्ट्रेसेस होते हैं वो हमारे परपेंडिकुलर और एडजेसेंट फेसेस पे इक्वल होते हैं। ये किस कंडीशन के वजह से होता है, तो ये आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन के वजह से होता है। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं इसको डिराइव करके भी दिखा दूंगा। वैसे इतना याद रख लेने से काम चलता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो शियर स्ट्रेसेस ऑन एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर फेसेस ऑफ एन एलिमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे हैव डायरेक्शन सच दैट द स्ट्रेसेस पॉइंट टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ याद रखना है कि स्ट्रेसेस आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्रेसेस हमारे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी में भी कौन सा टेंसर है, तो सेकेंड ऑर्डर का टेंशन है। सेकेंड ऑर्डर का टेंशन होना मतलब, अब देखो स्ट्रेसेस को हम लोग किस डायरेक्शन के अलोंग दिखा सकते हैं, तो हम लोग स्ट्रेसेस को 3 डायमेंशन के अलोंग दिखा सकते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। तो स्ट्रेसेस का टोटल परमुटेशन कम्बिनेशन अगर लगा के डायमेंशन निकाले तो कितना हो जाएगा, 9 डायमेंशन हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं जबकि 6 हमारे शियर स्ट्रेसेस होते हैं। अब 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस के कंपोनेंट सिग्मा एक्स एक्स मतलब नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई वाई नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, और सिग्मा जेड जेड नॉर्मल स्ट्रेसेस जेड डायरेक्शन में। जबकि अगर हम लोग शियर स्ट्रेस की बात करें तो कौन कौन से होते हैं हमारे शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट तो टाउ एक्स वाई डायरेक्शन में, टाउ वाई एक्स डायरेक्शन में, टाउ एक्स जेड डायरेक्शन में, टाउ जेड एक्स डायरेक्शन में, टाउ वाई जेड डायरेक्शन में, और टाउ एक्स जेड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बारीक सा पॉइंट लिख दिया है। वो बारीक सा पॉइंट क्या है, आप लोग यहाँ पे देख के समझो। वो है कि हमारा शियर स्ट्रेसेस के कंपोनेंट कितने होते हैं, 6, जबकि नॉर्मल स्ट्रेसेस के कंपोनेंट कितने होते हैं, 3। तो ये था हमारे स्ट्रेस का पूरा कहानी। अब अगला हम लोग बात करेंगे अलाउएबल स्ट्रेसेस के बारे में। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेसेस क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा। अब देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे देगा और बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के बताइए। तो ये हमारा होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। तो अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू दिया है 1.5 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे पूछ रहा है मतलब 1 से कितना ज़्यादा, तो 0.5 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जो कि हमारा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो अगर स्ट्रेन को हम लोग फॉर्मूला से दिखाना चाहें तो हम लोग क्या दिखाएंगे, स्ट्रेन को अगर हम लोग फॉर्मूला से दिखाना चाहें तो दिखाएंगे स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। अब स्ट्रेन का हमारा चूंकि लेंथ का भी यूनिट सेम और चेंज इन लेंथ का भी यूनिट सेम, तो इसका जो हमारा यूनिट होगा वो कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा ना ही यूनिट लेस होता है और यही हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस भी। तो यूनिट लेस भी होता है और हमारा डायमेंशन लेस भी
होता है ये क्वांटिटी। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो पूछता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग एक्सटेंसोमीटर से मेजर करते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ समझ लो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन का अगर वैल्यू हर एक डायरेक्शन में जोड़ दे अलोंग द वॉल्यूम, डेट इज एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। और इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे और इसको अगर स्ट्रेस के टर्म में लिखोगे, तो स्ट्रेस के टर्म में इसको क्या लिखोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 न्यू। न्यू हमारा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रेन का वैल्यू लिखना हो पूरे स्ट्रेस के डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ से देख लो, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। एप्सिलॉन एक्स लिख रहे हैं तो एक्स सिग्मा एक्स बाई ई लिखेंगे, बाकी जो दो डायरेक्शन है सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, म्यू लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये थी हमारी स्ट्रेन की पूरी कहानी। एक दो बार वीडियो लेक्चर देखना, जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, तो ये कितने बार होते हैं कि ये कर्व आपको दे देगा और डिफरेंट पॉइंट्स का नाम पूछ लेगा या डिफरेंट रीजन्स का नाम पूछ देगा। तो ये देखो, ओ से ए जब हम चलते हैं तो ए जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इस पॉइंट तक हमारा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। और बी पॉइंट क्या है, जस्ट इसके बगल में, ये है हमारा इलास्टिक लिमिट। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो सी पॉइंट हमको मिलेगा जो कि अपर इल्ड पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का इल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा जो डी पॉइंट है ये हमारा है लोअर इल्डिंग पॉइंट। एफ ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस और एफ पॉइंट हमारा क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये चीज़ें याद रखना कि पूछ देगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। ये हमारा ए जो पॉइंट है वो है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी हमारा जो पॉइंट है, बी हमारा पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, सी हमारा पॉइंट है अपर इल्ड पॉइंट, डी हमारा पॉइंट है लोअर इल्ड पॉइंट, ई हमारा पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और एफ हमारा पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। कोई ये ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, एक दो बार आप खुद से कॉपी में बनाओगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब रीजन्स के बारे में अगर बात करें तो ये ओ ए जो रीजन है वो है हमारा इलास्टिक रीजन। क्या है, ये हमारा इलास्टिक रीजन। अब देखो, ये सी डी जो रीजन है ये है हमारा यील्डिंग रीजन, याद रखना सी डी हमारा क्या है, यील्डिंग रीजन। अब ये हमारा जो डी ई है ये है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा ई एफ है हमारा नेकिंग रीजन। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। लोअर यील्ड पॉइंट शुड बी यूज टू कैलकुलेट यील्ड स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में पूछ देगा यील्ड स्ट्रेंथ किससे निकालते हैं, किस पॉइंट से, ऑप्शन दे देगा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। तो क्या होगा, अपर यील्ड पॉइंट भी नहीं होगा, लोअर यील्ड पॉइंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है कि कप कोन फेलियर के बारे में। तो कप कोन फेलियर, ये जो नेकिंग रीजन है ना, इसी में कप कोन फेलियर होता है, ई से एफ वाले रीजन में। तो कप कोन फेलियर अकर्स एट कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो एक तो कि कप कोन फेलियर कितना डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री होता है। किस लोड के साथ होता है ये भी पूछ देगा, किस लोड के साथ होता है, तो टेंसाइल लोड के साथ। और क्या पूछ सकता है, किस मटेरियल में होता है, ब्रिटल में कि डक्टाइल में, तो डक्टाइल मटेरियल। तो देख लो कितना बारीकी बारीकी से क्वेश्चन पूछता है। तो कप कोन फेलियर कहाँ होता है, नेकिंग रीजन में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कितना एंगल पे होता है, 45 डिग्री। किस लोड पे होता है, टेंसाइल लोड पे। और किस मटेरियल में होता है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जिन पे कि अगर लोड लगाओगे तो वो टूटने के पहले इलोंगेशन करेंगे, इलोंगेशन देंगे। जैसे कि आपका जो स्टील है, स्टील अचानक से नहीं टूटता है। अगर तुम उसको तोड़ना चाहो या अगर वो टूटता है तो थोड़ा सा आपको पहले वार्निंग देता है कि मैं टूटूंगा। लेकिन जो ब्रिक है वो आपका कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। क्यों, लोड लगाए अचानक से टूट गया, आपको टाइम ही नहीं दिया सोचने का, इलोंगेशन कुछ हुआ ही नहीं। तो यही बारीक सा अंतर है डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील हो गया। एक दो बार आप खुद से बनाओगे, वीडियो लेक्चर देखोगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब कुछ अदर मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को तो हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो क्या है, देख लो, एनी टाइप ऑफ स्टील, इस टाइप ऑफ स्टील कितने होते हैं, इसको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो, एक होता है हमारा माइल्ड स्टील, एक होता है HYSD बार और एक होता है TMT बार। TMT का सरिया जिसका सौरभ गांगुली प्रचार करता है, तो आपने देखा होगा। ये सारे को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। तो एक चीज़ याद रखना कि किसी भी टाइप का स्टील हो,
इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसको कि यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, वो हमारा सेम होता है। और कितना वैल्यू होता है, ये हमारा होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो इस पॉइंट को याद करके रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एज यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डक्टिलिटी फॉल्स, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे डक्टिलिटी गिरता है, कम होता है, जबकि ब्रिटलनेस बढ़ता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अगला है कि अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एल्युमिनियम का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हुआ, तो 1/3 होता है किसका, स्टील का। और स्टील का कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अदर मटेरियल्स के बारे में। इतना से ज़्यादा याद कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि इसको लाइटली लेके और इसको पढ़ना ही मत, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। रबर को देखे हो तुम, रबर को अगर तुम ये करोगे, इलोंगेट करोगे, तो वो इलोंगेट होगा, और जैसे ही उसको छोड़ दोगे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वही है प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द सब्जेक्टेड लोड इज रिमूव्ड। जब तुम लोड को हटा दोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जो आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आ जाता है, वो आता है इलास्टिसिटी के वजह से। अब यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करेंगे और देखेंगे, तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए एकदम स्ट्रेट होगा, पूछता है। नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, कर्व होगा। जबकि इलास्टोप्लास्टिक के लिए क्या होगा, कुछ दूर तो स्ट्रेट होगा और फिर यहाँ पे जाके सीधा हो जाएगा। तो ये कर्व याद रखना, ठीक है। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल बाय विच इट इज अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अगर आप लोग इलास्टिक लिमिट के बाद लोड लगाते हो, तो जो हमारा जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, परमानेंट इलोंगेट हो जाएगा, वो फिर वापस अपने शेप में नहीं आएगा। लोड हटा भी दोगे तो वो इलोंगेट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है, वो प्लास्टिसिटी है। वापस अपने शेप में आ जाए तो इलास्टिसिटी, वापस अपने शेप में ना आए तो प्लास्टिसिटी, याद रखना ये। तो अभी हमने ये दोनों प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बारे में। अब थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप में याद रखना, डेड लोड की वजह से कोई लोड लगाए और तुम उसको छोड़ दिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बिल्डिंग पे कोई लोड लग रहा है जो कि छज्जा का अगर एक लोड है, तो वो क्या है, डेड लोड है। वो कौन सा लोड है, वो डेड लोड है। और कितने टाइम के लिए लग रहा है, जब तक वो बिल्डिंग होगा तब तक लगेगा। तो उसके वजह से भी क्या होता है, बॉडी डिफॉर्म करता है। वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो क्रीप होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो ये किसके वजह से होता है, क्वेश्चन क्या आएगा, डेड लोड के वजह से। कितने टाइम के लिए लगता है, तो लॉन्ग टर्म। तो डेड लोड की वजह से आने वाला जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। अब देखो अगला जो है वो हमारा है रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेन अगर आ रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे, क्रीप। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन के वजह से हमारा जो क्रीप के वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है, सिंपल सा ये याद रखो, वो हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन भी किसके वजह से आता है, डेड लोड के वजह से आता है। अगला प्रॉपर्टी है हमारा मैलिएबिलिटी। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारा होता है मैलिएबिलिटी। तो देखो मैलिएबिलिटी को याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, मैला चादर, ठीक है। तो चादर को आप क्या करते हो, पीटते हो। तो अब देखो चादर को क्या करते हो, सीट में बदलते हो। अब देखो मैलिएबिलिटी क्या होता है कि वैसा प्रॉपर्टी मटेरियल का विच अलाउड देम टू डिफॉर्म इन सीट। तो वैसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जिसके वजह से वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारा होता है मैलिएबिलिटी। अगला है हमारा डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी और टू इलोंगेट जनरली इन डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज 5%। वैसा मटेरियल जो कि फेलियर के पहले इलोंगेट कर जाए उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। इस केस में जो हमारा इलास्टिक स्ट्रेन का वैल्यू रहता है वो 5% से ज़्यादा रहता है। तो यही क्वेश्चन आएगा कि इलास्टिक स्ट्रेन का वैल्यू कितना रहता है डक्टाइल मटेरियल में, तो ग्रेटर देन 5%। तो ये याद रखना, ठीक है। अगला चीज़ फैटिग। डिटोरिएशन ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू रेपिटेटिव अल्टरनेट लोडिंग, ठीक है। किसी मटेरियल पे आपने लोड लगाया, फिर लोड लगाया, फिर लोड लगाया, फिर लोड लगाया, और इसी लोड को फिर क्या किया, रिपीट कर दिया। तो रिपीट लोडिंग के चलते अगर जो हमारा डिटोरिएशन होता है किसी मटेरियल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फैटिग बोलते हैं। अब हम लोग आए इंडोरेंस लिमिट के बारे में। तो स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल कांट प्रोड्यूस फैटिग फेलियर। वैसा स्ट्रेस लिमिट जिसके बाद तुम चाहे कितना भी अल्टरनेट लोडिंग लगा लो, उस मटेरियल में क्या नहीं होगा, फैटिग फेलियर नहीं आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोरेंस लिमिट।
एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है कि इंड्योरेंस लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। तो ये देख लो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इंड्योरेंस लिमिट जो होता है वो आधा होता है किसके, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का अगर वैल्यू 125 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है तो इंड्योरेंस लिमिट कितना हो जाएगा, 125/2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब अगला हम लोग आए ब्रिटलनेस के बारे में। तो डक्टिलिटी का उल्टा ब्रिटलनेस, तो इट इज़ लैक ऑफ डक्टिलिटी। जनरली इन ब्रिटल मटेरियल देयर आर सडन फेलियर। मैंने बताया था ना ब्रिक का एग्जांपल लेके, ब्रिक हमारा होता है ब्रिटल मटेरियल, उसको पटक दोगे तुरंत टूट जाएगा, कोई वार्निंग नहीं देगा, ठीक है। ऑर्डिनरी ग्लास इज नियरली आइडियल ब्रिटल मटेरियल। आइडियल ब्रिटल मटेरियल का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछा जाए तो ऑर्डिनरी ग्लास है। कांच का जो टुकड़ा होता है उसको छोड़ दो, टूट जाएगा, वो ऑर्डिनरी जो ग्लास होता है। तो इसीलिए वो क्या हमारा होता है, इसीलिए वो हमारा कौन सा मटेरियल हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया। रेजिलियंस, रेजिलियंस जो हमारा होता है वो स्प्रिंग का एक्शन होता है। स्प्रिंग को दबा दो फिर छोड़ देगो तो वो अपने साइज में आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन इट इज अनलोडेड देन इट डिफॉर्म इलास्टिकली, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है कि जब उसको तुम इलास्टिकली जब छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, फिर अपना स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, रिकवर कर लेगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। जितना ज़्यादा रेजिलियंस का वैल्यू होता है उतना ही ज़्यादा मटेरियल होता है हमारा आइडियल होता है स्प्रिंग एक्शन के लिए। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आपका आएगा कि लोड रेजिलियंस का फॉर्मूला पूछेगा, रेजिलियंस का फॉर्मूला पूछेगा। तो रेजिलियंस हमारा क्या होता है कि एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, मतलब हाफ इंटू लोड इंटू, लोड को हम लोग पी से दिखाते हैं, पी इंटू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा एल। यह निकालने का हम लोग बाद में सीखेंगे, यह फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना कि रेजिलियंस होता है हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। जबकि एक और टर्म आपसे पूछेगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो मॉडुलस अगर लग जाए तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस, वो किससे दिखाते थे, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हमारा रेजिलियंस क्या होता है, हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा डेल्टा, जबकि हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो काफ़ी बार AEJE के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, अनलिमिटेड बार। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखना और इन दोनों के बीच में अंतर याद रखना। रेजिलियंस होता है लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया, जबकि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आपका क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया। एक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा स्क्वायर बाई ई, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। अब हम लोग बात करेंगे टफनेस के बारे में। तो फ्रैक्चर के पहले जो एबिलिटी होता है रेसिस्ट करने का उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। टफनेस किस में काम आता है, अगर कोई मटेरियल काम आता है तो वो किसको रेसिस्ट करेगा, तो इम्पैक्ट लोडिंग को। इम्पैक्ट लोडिंग मतलब सडन लोडिंग को, जो तुरंत अचानक से लग जाए। बेंट टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं टफनेस चेक करने के लिए। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल ब्रेकिंग और फ्रैक्चर फेलियर टेक प्लेस इज नोन एज टफनेस। अब इसमें देखो, अब इसमें अब टफनेस हम लोग जब निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक एरिया लेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया लेंगे, लेकिन फ्रैक्चर तक। तो ये हमारे दे देगा किसका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैंने बताया था ना क्या देता है, मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस दे देगा। अब देखो 4P इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो हमारा इकोनॉमिकल होता है टफनेस के लिए, और ये टेस्ट का नाम बहुत बार पूछा गया, आइजोड टेस्टिंग मशीन, ठीक है। कैंटिलीवर बीम को इसमें सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। तो क्वेश्चन दे देगा आइजोड टेस्टिंग मशीन में कौन सा बीम को सपोर्ट की तरह यूज करते हैं, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, सिंपली सपोर्टेड या फिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर। जो पढ़ा रहेगा वो मार देगा। तो यही तो है। अगला देखिए हार्डनेस, एबिलिटी टू रेसिस्ट स्क्रैच और एब्रेशन। नाखून से अगर किसी चीज़ को ये स्क्रैच करोगे वो कितना रेसिस्टेंस देता है, वो उसका हार्डनेस है। अब इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं आप देख लो, ब्रिनाल्स हार्डनेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ब्रिनाल्स हार्डनेस टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं हार्डनेस निकालने के लिए। इट इज़ नोटेड दैट, ये पाया गया है कि डक्टाइल मटेरियल टफ होते हैं, मतलब इम्पैक्ट लोडिंग को रेसिस्ट करते हैं, जबकि ब्रिटल मटेरियल हार्ड होते हैं, किसको रेसिस्ट करते हैं, एब्रेशन या स्क्रैच को। ब्रिनल्स हार्डनेस नंबर का फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है, P/πD/2 इंटू D माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। P हमारा होता है स्टैंडर्ड लोड, D हमारा होता है डायमीटर ऑफ स्टील बॉल और D हमारा होता है डायमीटर ऑफ इंडेंट। तो ये कभी कभार पूछता है, देखना है, याद रख सकते हो तो रख लो। अगला हम लोग का जो प्रॉपर्टी है वो है टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है, टेंसाइल लोड को रेसिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेनासिटी। अब देखो कुछ मटेरियल्स हैं और उन्हें परसेंटेज कार्बन पूछ देता है,
काफ़ी बार पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लो यहाँ पे रॉट आयरन जो होता है वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज कार्बन होता है वो लेस देन इक्वल टू 0.1% होता है। माइल्ड स्टील में हमारा 0.1 से 0.25%, हाई कार्बन स्टील में 0.55 से 0.35%, जबकि कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा 2% से 4%। तो ये याद रखना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है, रॉट आयरन। सबसे इम्प्योर कौन सा है, तो कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, और उसके बाद आज के क्लास को बंद करेंगे। तो वो है हमारा विस्को इलास्टिक मटेरियल। वैसा मटेरियल जिसके पास विस्कोसिटी भी हो और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी हो और एग्जिबिट करता हो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेंथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्को इलास्टिक। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, विस्कोसिटी क्या होता है। हालांकि ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लो विस्कोसिटी क्या होता है। देखो वाटर एक होता है, पानी तो आप लोग देखे हो, और हनी को देखो हो, शहद। ये दोनों में ज़्यादा विस्कस कौन है, तो मैं आपको कहूँगा ये दोनों में ज़्यादा विस्कस है हनी। मतलब हनी का जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। अब ये रामबाण तरीका मैंने आपको बता दिया, किसी भी मटेरियल का आप बता सकते हो विस्कोसिटी। ठीक है, इलास्टिक तो मैंने पहले ही बता दिया है। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक हमारा वो प्रॉपर्टी होता है जिसके बाद मटेरियल को अगर तुम इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाए और उसके बाद छोड़ दो तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, जैसे कि रबर। तो आशा करते हैं अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए, और जो भी डाउट है उसको आप ये करिए। अगर आपको ये लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इसको शेयर करिए। मैं आपसे बस इतना ही चीज़ चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइबर मुझे थोड़ा सा ये करिए, इंक्रीमेंट करने में फ़ायदा करिए, ताकि मैं क्वालिटी और वीडियो की बढ़ा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़ सकते हो। कल मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगा।